बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपके घुटनों में दर्द होता है या आपको घंटिए का प्रॉब्लम है, तो इसे रिज़ॉल्व करने के लिए ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें अपनी डाइट में, अपने खानों के अंदर खानी चाहिए, जो कि आपके घुटनों के दर्द को भी कम कर सकती हैं और अगर आपको घंटिए का प्रॉब्लम है तो उसको मैनेज करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, कोई पार्ट स्किप नहीं करना है और अगर इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हमारे घुटनों के अंदर होने वाले दर्द की जो दो सबसे बड़ी बीमारियां हैं, जो सबसे ज़्यादा कॉमन भी है, तो एक है जिसे हम कहते हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस, जिसे हम कहते हैं कि घुटनों में से ग्रीस कम हो जाना, घुटनों में से कार्टिलेज कम हो जाना। और दूसरी होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसे हम आम जुबान में कहते हैं गैंटिया। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? फ़र्क ये होता है कि अब ये जो आपको नज़र आ रही है, ये वाली जो तस्वीर नज़र आ रही है, आ, ये वाली, ये है हमारा हेल्दी जॉइंट। ये हमारा बिल्कुल ठीक जोड़ है। ये ऊपर वाली हड्डी देखें, नीचे वाली हड्डी देखें, इनके बीच की ये वाली जो लेयर है, ये बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल इस तरह से हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि इसके बीच में जितना भी कुछ मटेरियल है वो बिल्कुल स्मूथ है। तो हड्डियां भी देखें बिल्कुल अपनी अपनी जगह के ऊपर है, क्योंकि ये नॉर्मल जॉइंट है। जो होता है ना ऑस्टियोआर्थराइटिस, उसमें ये होता है कि अब ये जो यहाँ पे रबड़ आपको नज़र आ रही थी, यहाँ पे नज़र आ रही है आपको? नहीं है। ये ना होने की वजह से जब हम मूवमेंट करते हैं तो हमारी ऊपर वाली हड्डी और नीचे वाली हड्डी, ये दोनों आपस में रगड़ती हैं। इनकी रगड़ की वजह से हमारी हड्डी वो नोकदार हो जाती है। यहाँ से नज़र आ रहा है आपको, ये नुकीली हुई है, यहाँ पे बिल्कुल स्मूथ थी सरफेस और ये नोकदार हो गई है। इसीलिए आपको घुटनों में से टक टक की आवाज़ें भी आती हैं, क्योंकि बीच में रबड़ तो होती नहीं है, तो जैसे मूवमेंट करते हैं तो आपको पेन होती है। लेकिन जहाँ तक बात है ना रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, घंटिया की, घंटिया इस तरह का प्रॉब्लम है, इसे कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून का मतलब होता है, इम्यून का पहले मतलब समझे। इम्यून का मतलब होता है कुव्वत मुदाफ़ियत, इम्यून सिस्टम, कुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम। तो ये वो निज़ाम है कि अगर मुझे कोई भी बीमारी हो, मुझे कोई भी जरासीम कोई तंग करे, कोई मसला हो, कुछ भी हो, तो मेरा कुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम उसको मार दे। ठीक है, ये इसका काम होता है। लेकिन यहाँ पे मसला ये आ जाता है कि इस कुव्वत निज़ाम का सिस्टम थोड़ा सा बिगड़ जाता है और ये हमारे जो हेल्दी जॉइंट्स हैं, जो हमारे सही जोड़ हैं, उन पे अटैक करना शुरू कर देता है। यानी वो सिस्टम जिसने हमारी हिफाजत करनी थी, इम्यून सिस्टम बेसिकली हमारी बॉडी की फ़ौज है, हमारी बॉडी का आर्मी है, कि हमारे जिस्म में कुछ भी हो जाए, हमारे इम्यून सिस्टम ने हमें ठीक रखना है। कोई कट लग जाए, चोट लग जाए, तो ये जो खींड वगैरह बन रहे होते हैं, ये हमारा इम्यून सिस्टम हमारे जिस्म की आर्मी कर रही होती है। लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर हमारा इम्यून सिस्टम ही हमारे जोड़ों के खिलाफ, हमारी बॉडी के खिलाफ हो जाता है। तो अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर प्रॉब्लम, या घंटिया के अंदर प्रॉब्लम ये होता है कि ये आपका जो इम्यून सिस्टम है, ये आपके साइनोवियल फ्लूइड को, उस पानी को जो कि जोड़ों के बीच में मौजूद होता है, उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जोड़ों के अंदर स्वेलिंग होती है, सवेयर किस्म की स्वेलिंग होती है, सोजिश होती है, और इसके अलावा बहुत बुरी तरह से डैमेज होता है। अब हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि मेरे घुटने में जो दर्द है वो घंटिया की वजह से या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से? तो अब जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है ना, यानी घुटनों में से ग्रीस कम होना, वो इस तरह का एक प्रॉब्लम है कि जिसमें घुटनों की डायरेक्ट कार्टिलेज खराब हुई है, ग्रीस कम हुई है। ठीक है, मतलब अगर घुटने में ग्रीस कम हुई है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मेरे यहाँ पे उंगलियों में भी दर्द होने लग जाए, है ना? बट जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यानी कि हमारे जिस्म का कुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम ही हमारे खिलाफ हो गए। तो कुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम तो हर जगह पे होता है। इसलिए जिनको घंटिया की वजह से घुटनों में दर्द होता है, उनके दोनों घुटनों में दर्दें आ सकती हैं। उनके घुटनों के दर्द के साथ साथ उनके हाथों की छोटी, ये जो छोटे छोटे जोड़ हैं, यानी उंगलियों के जो छोटे छोटे जोड़ हैं, इनमें भी दर्दें आ सकती हैं। सो ये जनरलाइज्ड है, इसमें पूरी बॉडी के जो जॉइंट्स है वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। सो इससे हम फ़र्क करेंगे कि घंटिया की वजह से आपको घुटनों में दर्द है या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से आपको घुटनों में दर्द है। लेकिन अगर ये दोनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन है, अगर घुटनों का दर्द है, चाहे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से, चाहे घंटिया की वजह से, इसको ठीक किस तरह से कर सकते हैं? अच्छा, इससे ना ठीक करने के बहुत सारे तरीके हैं। लोग इसमें दवाइयाँ खाते हैं, मेडिसिन्स खाते हैं, इंजेक्शंस लगवाते हैं, फिजियोथेरेपी करवाते हैं, बड़ा कुछ होता है, ठीक है। लेकिन इससे ठीक करने के लिए समझना ये ज़रूरी है कि क्या ये ठीक होने वाली स्टेज है अभी, सही है नहीं। देखें,
अब ये जो आपको जोड़ नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल इस तरह से है जैसे ओरिजिनल हड्डी होती है, बिल्कुल इससे आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ये हमारी हड्डी है, ये वाली हड्डी है। ये जो नज़र आ रहा है ना, ये घुटनों की कार्टिलेज है और यही ख़राब होना शुरू होती है, ठीक है? बीच में पानी वगैरह पड़ा हुआ होता है, इससे इसी के इंजेक्शन भी लोग लगवाते हैं, हाइलुरोनिक एसिड के इंजेक्शन लगवाते हैं, तो ये सैनोल फ्लूइड होता है। अच्छा, अब ये यहाँ पे अच्छा ये हमारा जो है ना, ये अब नॉर्मल हमारा जॉइंट है, स्टेज 1 ही हम कह सकते हैं। इसके अंदर छोटी-मोटी हम देखें तो अगर चेंजेस वगैरह आ सकती हैं। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ नज़र आ रहा है? यहाँ पे, ये कार्टिलेज बिल्कुल ठीक है, यानी कि घुटनों की ग्रीस बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे ये डैमेज हो गई है, ठीक है? इसी तरह से जब ये स्टेज बढ़ती है, तो फिर क्या होता है? फिर ये और ज़्यादा हिस्से को इन्वॉल्व कर लेती है। अच्छा, एक चीज़ और नोट करें आप, यहाँ पे हड्डी देख रहे हैं कितनी यहाँ पे स्मूथ है, ज़्यादा यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं हमें नज़र आ रहा। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे थोड़ी-सी ना टेढ़ी-मेढ़ी हो गई है, नोकदार सी हो गई है, लेकिन बहुत ज़्यादा नोकदार नहीं है। लेकिन यहाँ आके देखें तो ये देखो, ये तो यहाँ पे नोक से निकल आई हैं, अजीब-सी जो है ना वो शाखें से निकल आई हैं, हड्डियाँ जो सूज गई हैं। तो उसकी वजह ये होती है कि जब आप चल रहे होते हैं ना, अब ये वाला हिस्सा जहाँ पे कार्टिलेज कम है, तो जब आप अपने घुटने को मोड़ते हैं, मूवमेंट करते हैं, वॉक करते हैं, तो उसकी वजह से ये होता है कि आपस में हड्डियाँ रगड़ना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर हम स्टेज में देखें, अभी भी कार्टिलेज बचा हुआ है, स्टेज 3 तक का है, स्टेज 4 के अंदर तो कार्टिलेज का बिल्कुल ही असर हो जाता है, बीच का ये जो सैनोल फ्लूइड है वो बिल्कुल भी बचता नहीं है। लेकिन ये देखें हड्डियों का किस तरह का हाल हो जाता है। अब अगर कोई बंदा ये कहे कि मैं स्टेज 4 में हूँ, घुटनों के बीच में कोई हमारे जो है ना वो सैनोल फ्लूइड नहीं है, कार्टिलेज के अंदर कुछ बचा ही नहीं है, और वो ढूंढ रहे हो कि कोई ऐसी ग़िज़ा मिल जाए कि ये वाला कार्टिलेज बन जाए, तो यहाँ पे एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जैसे ये वाली हड्डी है, ठीक है? ये हड्डी टूट जाए, अगर यहाँ से टूट जाए तो क्या होगा? हम डॉक्टर के पास जाएँगे, वो यहाँ पे पीओपी लगा देगा, प्लास्टर लगा देगा, या फिर यहाँ पे कोई रॉड वगैरह डाल देंगे। कुछ अरसे के अंदर ना ये हड्डी बन जाएगी। प्लास्टर लगाने का, रॉड डालने का मकसद ये है कि सीधी बनना इसमें खुद है ना? क्यों? क्योंकि इसके पास ना खून की सप्लाई है, यहाँ पे ब्लड आता है, फ्लूइड बनता है। लेकिन यहाँ जो कार्टिलेज लगी हुई होती है ना, जो ग्रीस जो लगी हुई होती है, इसका मसला ये है, इसके पास खून की सप्लाई नहीं होती, ये एवास्कुलर होती है। जब इसके पास खून की सप्लाई नहीं है, तो जो हिस्सा इसका टूट गया, अब इसका क्लीन कैसे बनेगा? ये पकेगा कैसे? ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से घुटनों की कार्टिलेज अगर एक दफ़ा ख़राब हो जाए तो वो दोबारा बनाना बहुत मुश्किल होती है। इसीलिए एट द एंड जब घुटनों का 4th स्टेज हो, यानी आखिरी स्टेज आ जाए, वो कार्टिलेज बुरी तरह से डैमेज हो जाए, तो रिकमेंडेड होता है कि आप अपने नए घुटने डलवाएं। अगर नए घुटने डलवाएंगे तो ही आप इससे जान छुड़वा सकते हैं, वरना जो जितने तरीके हैं ना, वो सारे के सारे ऐसे हैं जो कि आपके इस प्रोसेस को स्लो डाउन कर देंगे। ये नहीं है कि वो ट्रीट कर देंगे, इलाज कर देंगे कि घुटना अगर फ़र्ज़ करें इस स्टेज के ऊपर है और आप जो है ना फ़लाँ दवाई खाएँ या फ़लाँ जो है ना वो आपने किसी से लेके कुछ खाया, तो ये घुटना ऐसे से इस तरह का हो जाएगा। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है समझने की, वो ये है कि अगर आप इस स्टेज में हैं, तो इस स्टेज में जाने के लिए आपको कम से कम 5 साल लग जाने चाहिए। वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि आपने अपने खाने ठीक करने हैं, आपने वो चीज़ें खानों में से निकाल देनी है जो घुटने ख़राब करती हैं, घुटनों की ग्रीस ख़राब करती है, वो चीज़ें ऐड कर लेनी है, जिससे आपके घुटनों की कार्टिलेज का ख़राब होने का प्रोसेस स्लो हो जाए। समझ आइए? सो आप यानी इस स्टेज के अंदर जाते-जाते आपको 5-6 साल लग जाएँ, इस स्टेज के अंदर जाते-जाते आपको 10-15 साल और लग जाएँ, फिर इस स्टेज में जाते-जाते आपको 20 साल लग जाएँ, यानी कि 80 साल, 85 साल की एज में आप ग्रेड 3 और 4 के ऊपर अगर जाते हैं, तो फिर तो चलो ठीक है, ये तो एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर कोई बंदा 40-45 की उम्र के अंदर ही स्टेज 3 और 4 के अंदर पहुंचा हुआ हो, तो ये तो गलत बात है ना। तो अब हमने खुद को स्टेज 3 और स्टेज 4 पे पहुंचने से बचाने के लिए क्या-क्या चीज़ें अपनी लाइफ में ऐड करनी है। अब जो चीज़ सबसे ज़्यादा यूज़ होती है ना घुटनों के ट्रीटमेंट के लिए, वो होती हैं एनसेड मेडिसिन्स, ठीक है? एनसेड्स का मतलब होता है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। एंटी इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेटरी मतलब सोजिश, एंटी मतलब सोजिश कम करने वाली दवाइयाँ, ठीक है? अब ये आइबुप्रोफेन है, न्यूरोफोर्ट है, जितनी ये दवाइयाँ ना, ये सारी की सारी एक एनसेड कैटेगरी के अंदर आती हैं। लेकिन अब हमारे लिए जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हम अगर अपनी जिस्म के अंदर या घुटनों के अंदर जो सोजिश है उसके लिए हम एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ले रहे हैं, तो क्यों ना हम इस इन्फ्लेमेशन के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स ऐड करें।
इसका मतलब ये है कि हम इस तरह के खाने ऐड करें कि जिससे हमारे घुटनों के अंदर इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस कम हो जाए। अब अक्सर लोग यहाँ पे कहेंगे कि मुझे घुटनों के अंदर सोजिश ही नहीं है, सिर्फ घुटनों के अंदर दर्द होता है। एक सोजिश होती है जो हमें बाहर से नज़र आ रही होती है, एक सोजिश होती है जो इंटरनल होती है, जोड़ों के बीच में हो रही थी। जब जोड़ों के अंदर आप खड़े होकर उठ के वॉशरूम गए ना, तो जो टक टक की आवाज़ आई ना, रगड़ की आवाज़ आई है, इसकी वजह से जो चोट लगी है ना, इस चोट की वजह से आपके घुटनों में सोजिश होगी, वो हल्की सी सोजिश होगी। वो जो इंटरनल इन्फ्लेमेशन होती है ना, इसके ना डिफरेंट टेस्ट होते हैं। ये सार CRP अगर वो करवाएं तो अक्सर लोगों के वो रेज रहते हैं। रोमाटाइड और गंटिया वालों के तो वो लाजमी रेज रहते हैं। आपने अपने खानों के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट ऐड करनी है, खाने ऐड करने हैं। अब वो कौन से खाने हैं जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी खाने होते हैं? इसमें ना आम यूज़ होने वाले जो हमारे घरों के अंदर ज़्यादा यूज़ होते हैं ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मछली है, जैसे हल्दी है, जैसे अदरक है, जैसे लहसुन है, जैसे ग्रीन टी है, जैसे डिफरेंट जो बेरीज हैं, विटामिन C वाले जो खाने होते हैं, ऑलिव ऑयल है, जैतून का तेल है। सो इस तरह की चीज़ें आपने अपने खानों में ऐड करनी है। ये बहुत अच्छी एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं। और जो फ्लैक्स सीड्स होते हैं, अलसी के बीज होते हैं, ये भी बहुत अच्छे एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं। इनको जब भी यूज़ करना है, अलसी के बीज को पहले पीस लेना है, घर में कोई सैलड वगैरह बना हुआ उस पे छिड़क के वो खा जाएँ, या दही पे डाल के खा जाएँ। उसको दही को ले लें, या फिर आप दूध के साथ ले सकते हैं, या पानी का ज़्यादा इसके अंदर इस्तेमाल करना है। सो अलसी के बीज का इस्तेमाल भी हाईली रिकमेंडेड है एंटी इन्फ्लेमेटरी खानों के अंदर। सो क्या-क्या चीज़ होगी? मछली, हल्दी, अदरक, लहसुन और ग्रीन टी। ये इस तरह के खाने हैं जो कि आपने अपने खानों के अंदर ऐड करने हैं। ये हो गए हमारे एंटी इन्फ्लेमेटरी खाने। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी आ जाती है, जैसे मैंने एंटी इन्फ्लेमेटरी का बताया ना, दूसरी कैटेगरी है, उसे कहते हैं कोलेजन। कोलेजन बूस्टिंग फूड्स खानी है। कोलेजन ना हमारे जोड़ों के अंदर जो मौजूद होते हैं ना, कार्टिलेज, इसकी हीलिंग के लिए और इसका वेयर एंड टेयर यानी इसके टूटने का प्रोसेस स्लो करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब हमें कोलेजन कहाँ से मिल सकता है? मैं ये जो अभी तस्वीर में आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो झींगे और या फिर इस तरह से ये स्ट्रॉबेरीज और सॉरी बेरीज हैं, चेरीज हैं, और ये हमारे पास हैं सनफ्लावर सीड्स हैं। तो ये हैं जो आपको थोड़ी-सी मुश्किल मिलेंगे। मैं आम चीज़ें बताता हूँ आपको। आपने कोलेजन लेना है ना, बोन ब्रोथ यूज़ करें। बोन ब्रोथ मतलब यखनी, हड्डियों की यखनी, जो हड्डियों का जो शोरबा है, उससे बहुत अच्छा आपको कोलेजन भी मिलेगा, जेलेटिन भी मिलेगा। ये दोनों जॉइंट्स की कार्टिलेज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब नेक्स्ट इसके बाद जो चीज़ इंपॉर्टेंट है ना, जहाँ से आपको कोलेजन मिल सकता है, वो अंडे। अंडों को आपने अपनी डाइट के अंदर ऐड करना है। अगर कोलेस्ट्रॉल का मसला है ना, तो फिर जर्दी को अवॉइड करना है और सफ़ेदी को सिर्फ यूज़ करना है आपने, ठीक है? और इसके बाद आपने बेरीज़ वगैरह ले सकते हैं, चेरीज़ ले सकते हैं, ठीक है? जिसके अंदर स्ट्रॉबेरीज़ हैं, ब्लूबेरीज़ हैं। विटामिन C वाले खाने, एंटीऑक्सीडेंट खाने, ये चीज़ें लेनी है। सो एंटी इन्फ्लेमेटरी खाने और कोलेजन रिच फूड, ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई हैं। अब इसके बाद और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, अच्छा आप ना एक चीज़ इसमें अपने माइंड में रखें, हम जो दवाइयाँ ले रहे हैं, कौन-सी दवाइयाँ ले रहे हैं? एनसेड, जो मैंने शुरू में बताया ना, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, आइबुप्रोफेन और नेबुप्रोफेन और डिफरेंट ये जो कैटेगरीज़ के आप दवाइयाँ ले रहे हैं, हमने उसके अल्टरनेटिव के तौर पे, अब इसका मतलब ये नहीं है आपने दवाइयाँ छोड़ के सिर्फ खानों के ऊपर आ जाना है। मकसद ये है कि जो चीज़ें आप केमिकल या दवाई की फॉर्म में ले रहे हैं, साथ में अपनी डाइट को भी इम्प्रूव करना है। सो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के साथ हमने क्या ली? एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट। इसी तरह से हमने कोलेजन लिया जो कि इम्प्रूव करता है कार्टिलेज को। अब जो तीसरी चीज़ है जो आप अपने दवाइयों में ले रहे होते हैं, हर बंदा ले रहा होगा, अगर घुटनों का मसला है और जोड़ों का ख़ास तौर पे अगर मसला है, तो कैल्शियम ले रहे होंगे, विटामिन D ले रहे होंगे, कैल्शियम। नेक्स्ट चीज़, जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी, कोलेजन, थर्ड क्या है? कैल्शियम। कैल्शियम कहाँ से मिलेगा? विटामिन D कहाँ से मिलेगी? दूध से, दही से, हरे पत्ते वाली सब्ज़ी से, सैलेड से। सो दूध लें, दही लें, पनीर लें, इस तरह की चीज़ें आपने अपने खानों के अंदर ऐड करनी है। ये आपके जिस्म में कैल्शियम और विटामिन D की कमी को पूरा करेंगे। अच्छा, विटामिन D के लिए सनलाइट में बैठना है, सूरज की रोशनी में बैठना है। विटामिन D बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कैल्शियम वाले खाने खा रहे हैं, कैल्शियम की दवाई ले रहे हैं, फ़र्ज़ करें कैल्शियम D है, ऑस्टन D है, इतनी सारी टाइप्स हैं इसकी। ये मैं आपको तो रिकमेंड करूँगा कि कैल्शियम जितना अच्छा दूध के अंदर है, सिसमे सीड जो सफ़ेद तिल होते हैं, इसके अंदर बहुत अच्छा जो है कैल्शियम होता है। तो अच्छा, जो आपने ये कैल्शियम ले लिया, अब आप कहेंगे कि मैंने तो कैल्शियम बहुत अच्छा खा लिया जी, और अब तो मेरी हड्डियाँ जो मजबूत हो जाएंगी क्योंकि कैल्शियम जो खा लिया। अगर आप विटामिन D नहीं ले रहे हैं ना, सूरज की रोशनी में अगर नहीं जाते हैं, तो फिर विटामिन D की कमी की वजह से जिस्म में जो कैल्शियम जाती है वो हड्डियों में पहुंचती नहीं है। हड्डियों में कैल्शियम के एब्जॉर्ब होने के लिए विटामिन D जिस्म में बहुत ज़रूरी है।
ठीक है। सो विटामिन डी वो भी लेना है, साथ में कैल्शियम भी लेना है, और ये दोनों चीज़ें जो कि आप दवाइयों में ले रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे अगली जो चीज़ है वो है एंटीऑक्सीडेंट। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट मतलब होता है कि जो हमारा कुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम है, ठीक है, इसको इम्प्रूव करने के लिए हमारे जिस्म में हमें एंटीऑक्सीडेंट्स की ज़रूरत होती है। क्योंकि रोमेटॉइड आर्थराइटिस में, गठिया में आपका कुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम आपके खिलाफ हुआ होता है, तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट उल्टा आपको ज़्यादा फ़ायदा देते हैं, क्योंकि ये आपके जो कुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम होता है ना, इसको कंट्रोल करता है, इसको मैनेज करने में हेल्प करता है। आपको पता है जिनको गठिया का प्रॉब्लम हो, जिनको रोमेटॉइड आर्थराइटिस का मसला हो, उनको जो दवाइयाँ दी जाती हैं, उन दवाइयों की कैटेगरी, जैसे मैंने आपको एनसेड्स का बताया, पेन किलर्स का, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का, इनकी कैटेगरी होती है, उसे कहते हैं डिमार्ड्स। अब डिमार्ड्स होते हैं, इनका इनका मतलब ये होता है डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग। इसका मतलब क्या है? डिजीज़ मॉडिफाइंग, यानी कि डिजीज़ को मॉडिफाई करने वाले। ये नहीं है कि डिजीज़ को बिल्कुल ठीक कर देना। सो जिनको गठिया होता है ना, ये ज़िंदगी में साथ साथ चलता रहता है। ये ऐसी बीमारी है जो कि डेथ नहीं काज करती, लेकिन ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, इसकी वजह से मफलूज हो जाती है। सो जो एंटीऑक्सीडेंट है ना, ये तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एंटीऑक्सीडेंट की आपको समझ आ गई कि क्या होता है? अब एंटीऑक्सीडेंट में कौन से खाने आते हैं? एंटीऑक्सीडेंट में सारे वो खाने आते हैं जिनमें विटामिन सी होता है। विटामिन सी बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। अब विटामिन सी किस में होता है? विटामिन सी होता है जैसे स्ट्रॉबेरीज हैं, जैसे ये चेरीज़ हैं, जैसे हमारे पास हरी सब्जियां हैं, जैसे पालक है, मेथी है, इस तरह की चीज़ें आपने अपने खानों के अंदर ऐड करनी है। कुछ चीज़ें हैं जो कि थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये चुकंदर, इसके अंदर भी बहुत अच्छा विटामिन सी होता है, ये भी बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, लाइक अगर आपको यूरिक एसिड है तो फिर आपने हरे पत्ते वाली सब्जियां नहीं खानी है, और जैसे पालक, टमाटर, दाल, गोश्त, मछली, मुर्गी, अंडा, ये वाली चीज़ें अवॉइड करनी है। अगर यूरिक एसिड है, घुटनों का दर्द है लेकिन साथ में यूरिक एसिड है, तो ध्यान रखना है, ये ना हो कि इसको ठीक कर रहे हैं और उधर से वो बढ़ गया, ठीक है। अच्छा, और लास्ट में कुछ चीज़ें हैं कि लाइक अपने खानों के अंदर आप सीड्स को ऐड करें, जैसे ये कद्दू के बीज है, ये जो आपको हरे रंग के नज़र आ रहे हैं, ये कद्दू वाले बीज, ये अपने खानों में ऐड करें। ये इसमें मैग्नीशियम होता है जो कि पट्टों के लिए बहुत अच्छा है। ये हमारे पास सफ़ेद तिल हैं जिसे हम सिसमी सीड्स कहते हैं, और इसमें होता है कैल्शियम, ये आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। और ये जो नज़र आ रहे हैं ना, ये आपको, ये हैं हमारे पास सूरजमुखी के बीज, सनफ्लावर सीड्स। ये भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इसको भी यूज़ करें। और ये जो छोटे-छोटे नज़र आ रहे हैं आपको, ये हैं फ्लैक्स सीड्स, जिनको हम अलसी के बीज कहते हैं। ये बहुत अच्छे एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, इनको पीस के इस्तेमाल करना है। इनको डायरेक्टली खा लेना है, ये तो मैं मोस्टली आम रूटीन में खुद भी खा रहा होता हूँ। ये पट्ठों के लिए बहुत अच्छा है, नींद के लिए भी बहुत अच्छा है। और जहाँ तक ये कैल्शियम वाले हैं, इनको आप सैलड पे छिड़क के, सफ़ेद तिल तो हम आम रूटीन में भी यूज़ करते हैं, रोटी के ऊपर लोग लगा के रोटी पका के वो खा जाते हैं। अच्छा, ये जो है, ये है चिया सीड। चिया सीड को आपने जब भी यूज़ करना है, रात को पानी में भिगो देना 1 चम्मच। अच्छा, जितना कुछ मैं बता रहा हूँ ना, ये जितने बीज है, 1 चम्मच से ज़्यादा यूज़ नहीं करने हैं हमारी बॉडी के अंदर। इतना हमें ऐसा कुछ नहीं करना है कि स्टोमक के ऊपर या हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, निज़ाम का जो निज़ाम है, इसके ऊपर किसी भी किस्म का बर्डन पड़े, ठीक है। सो आपने ये जो हमारे चिया सीड है, इनको यूज़ करना है अपने पानी में भिगो के। 1 चम्मच ले लेंगे और वो पानी में भिगो के सारी रात वो पड़ा रहेगा, और अगले दिन उस पानी को पी सकते हैं, या उसमें से निकालें, कोई शेक वगैरह बनाओ उसमें डाल लें। और ये तो सारी हो गई चीज़ें जो कि आपने खानी है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपने अवॉइड करनी है, जो नहीं खानी है। उसमें सबसे जो टॉप के ऊपर चीज़ आती है वो है चीनी, जो हम सबकी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। हर किसी ने चीनी, हमारे पाकिस्तान में तो बहुत ही ज़्यादा खाई जाती है कि चीनी हर, हालांकि चीनी को अवॉइड करें जितना हो सके। शुगर आपके जॉइंट्स के लिए, आपके घुटनों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। फिर आप जो रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, ये सब कुछ हमारे जिस्म में जाकर ग्लूकोज ही बनता है। इसकी क्वांटिटी जितनी हो सके कम करें, चीनी को तो बिल्कुल ही ख़त्म करें। और इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं, उसके अंदर इतनी इतनी ज़्यादा चीनी होती है, हमें पता ही नहीं होता, और बहुत लोग शौक से पीते हैं। इन चीज़ों को अवॉइड करना है, ये आपके जोड़ों के लिए ठीक नहीं है। फास्ट फूड भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि उन चीज़ों को अवॉइड करें। ये मैंने जितनी चीज़ें बताई हैं ना आपको, एंटी इन्फ्लेमेटरी खाने हैं, कोलेजन है, या कैल्शियम और विटामिन डी वाले खाने हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, या ये छोटे-छोटे हमारे पास नट्स एंड सीड्स हैं, ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ें हैं, इनको अपने खानों के अंदर आपने ऐड करना है। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये जितने सीड्स हैं ना, इन सारों को लें, इनको भून लें। भूनने के बाद आपने इनको पीस लेना है, इनका पाउडर बना लें। घर में जब रोटी पक रही हो ना, तो उसके पेड़े के अंदर थोड़ा-सा आधा चम्मच जो है ना, ये इस पाउडर का डाल के और रोटी पका के वो वाली रोटी खा जाए।
आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, सारे के सारे आपको न्यूट्रिएंट्स मिल जाएँगे। लेकिन आपने ना कुछ दिन ये देखना है कि थोड़े से बीज खा के देखें, लाइक पंपकिन सीड्स एंड ये तो बहुत अच्छे हैं। और दूसरे जो जितने सीड्स हैं ना, अब जिस तरह अलसी के सीड्स हैं, अलसी के सीड ना अक्सर लोगों को एलर्जी करते हैं, तो आपने थोड़े से खा के देखने हैं। अगर तो आपको ये तंग कर रहे हैं तो फिर इसको अवॉइड कर दें, लेकिन अगर ये तंग नहीं कर रहे हैं ना, तो ये बहुत अच्छे एंटी इन्फ्लेमेटरी है। सो आपने, क्योंकि मैं बना रहा हूँ जनरल पब्लिक के लिए वीडियो, तो इसमें बहुत सारे लोग हैं जिनको थायराइड का मसला होगा, ब्लड प्रेशर का मसला होगा। सो आपने एहतियात के साथ यूज़ करना है। जितना भी कुछ मैंने बताया अपने अकॉर्डिंग पूरे का पूरा प्लान बना लें कि उसके अंदर आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी खाने भी मिल जाने चाहिए, आपको कोलेजन भी मिल जाना चाहिए, आपको कैल्शियम विटामिन डी भी मिल जाना चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट्स भी, और इसके अलावा ये जो सीड्स वगैरह हैं जैसे मैग्नीशियम है, पोटाशियम है, इस तरह की चीज़ें ये भी आपके खाने में ऐड हो जानी चाहिए। तो ये चीज़ें अपनी डाइट के अंदर ऐड करें, आप देखेंगे कि इंशाल्लाह कुछ ही अरसे के अंदर आपको वाज़ेह चेंज नज़र आएगा कि आपके जो घुटनों के अंदर दर्द है, चाहे वो गठिया की वजह से है, चाहे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से है, तो इसमें आपको काफ़ी हद तक चेंज नज़र आएगी, आपकी दर्द में काफ़ी ज़्यादा कमी हो जाएगी। इसके साथ-साथ आपने कोशिश करनी है कि आपने फिज़ियोथेरेपी भी करानी है, और मैंने इस चैनल के ऊपर काफ़ी सारी ऐसी वीडियोज़ बनाई हैं जिसके अंदर मैंने काफ़ी इस तरह की चीज़ें बताई हैं कि कैसे-कैसे वर्जिश आप लोग घर पे भी कर सकते हैं। मुल्तान से तो आप लोग मेरे क्लिनिक पे विज़िट कर सकते हैं, अपना चेकअप करवा सकते हैं, और मुल्तान के अलावा अगर किसी और शहर से हैं तो फिर मैं नीचे कमेंट्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दूँगा। आप उस पे राब्ता करके मेरे साथ डायरेक्टली वीडियो कंसल्टेशन भी कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी सारी रिपोर्ट्स और सारी चीज़ें शेयर कर देंगे। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको गाइड कर दूँगा कि आपके घुटनों में जो दर्द है इस टाइम किस स्टेज के ऊपर है, आपको कौन-सा ट्रीटमेंट कराना चाहिए, आपको टीके इंजेक्शन लगवाने चाहिए नहीं, इधर आपको सर्जरी की तरफ जाना चाहिए या नहीं, घुटने चेंज करवाने वाली सर्जरी जो है उसकी तरफ जाना चाहिए नहीं। सो जो चीज़ें भी आप लोग मेरे साथ डायरेक्टली वीडियो कंसल्टेशन में भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।